हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अब अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग जो दैनिक जागरण का न्यूज़ है उस न्यूज़ को देखेंगे और न्यूज़ का जो एनालिसिस होगा उसको भी देखेंगे, स्पेशली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होगा। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यह सभी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है आज का। बीपीएससी मेंस के लिए 2-3 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आज का न्यूज़ था 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर, तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 10 लाख से आबादी वाले शहर मतलब मेट्रो सिटी जिसको कहते हैं आप। बोला गया है कि उसका फुटपाथ का सुरक्षा ऑडिट करें, यानी कि सुरक्षा का ऑडिट। सुरक्षा का ऑडिट क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा देखा गया है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है, जैसे मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, ऐसे शहरों में क्या है कि फुटपाथ पे लोग अतिक्रमण करके रहते हैं और सड़क का जो नियमन है उसका पालन नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जो सड़क दुर्घटना से मौत होती है उसमें मौत होने वाले में सबसे अधिक संख्या ये फुटपाथ वाले लोगों का ही होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी किया है। एक्चुअली ये काम जो है वो कार्यपालिका का होता है कि वो अतिक्रमण हटाए और सड़क के जो नियम होता है उसका सही से पालन करे ताकि सड़क दुर्घटना मिनिमम हो। तो इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फुटपाथ वाला पैदल यात्री हैं उनकी सुरक्षा करना, दूसरा सड़क पार पर जो बने फुटपाथ होता है उसको सुरक्षित रखना। देखते होंगे कि कई बार जब आप पैदल चलते होंगे तो वहाँ भिखारी या अन्य कई तरह के जो लोग होते हैं वहाँ सोए हुए रहते हैं। तो ऐसे पैदल चलने वाले यात्रियों को बहुत ही इसका जो है वो सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, ये यात्री रोड पर चलते हैं और फिर सड़क दुर्घटना की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। 2 पहिया वाहन वाले को हेलमेट पहनना ज़रूरी हो गया है। ये तो खैर हम लोग का एक सिविक सेंस भी होना चाहिए कि जो सड़क के नियम हैं उसका हम पालन करें और हम सारे जो भी लोग हैं, महिला या पुरुष, जब भी किसी 2 पहिया वाहन पे बैठे तो वहाँ पे हेलमेट लगा के चलें, क्योंकि ये हमारी ही सुरक्षा है। मान लीजिए भगवान न करे ऐसा हो, बट अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपका अगर ब्रेन बचा रहता है तो जीने की संभावना थोड़ा सा रहता है। अगला जो इसमें बोला गया है कि गलत लेन में गाड़ी चलाने और असुरक्षित जो ओवरटेकिंग पर रोक लगाया जाए। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग एकदम रैश ड्राइविंग करते हैं और वो किसी भी जो सड़क के नियम होते हैं उसका पालन नहीं करते, ऐसे में ही यात्री जिसको कहते हैं ना आम भाषा में धुकचुका जाता है कि चल रहा है दाएं तरफ और दाएं तरफ से कोई साइकिल आ रही, चल रहा है बाएं तरफ व्यक्ति और बाएं तरफ ही कोई मोटरसाइकिल आ गई, धुकचुक हो जाता है, फिर व्यक्ति का एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ना हो। फिर गाड़ी का जो लाइट होता है कई बार वो ऐसा अजीब सा लाइट जलाते हैं कि आँख का जो रोड कोन मतलब आँख में जो ये लाइट के प्रति सेंसिटिव जो हमारा होता है ना कोन सेंसरी ऑर्गन, वही लगता है आँख ही डैमेज हो गया। तो इससे भी कई बार लोग चौंधिया के गिर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सड़क दुर्घटना के कारणों में से बोला गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आप इसको सुनिश्चित करें। तो ये एक्चुअली काम किसका है? कार्यपालिका का। बट कार्यपालिका इन कार्यों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से स्टैटिक पोर्शन कौन सा आता है। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, इसके क्या महत्व हैं और इसकी क्या चुनौतियाँ हैं और इससे रिलेटेड कुछ केस। तो इसमें आपको 3 पॉइंट पे ध्यान देना है। जो जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या है पहला, दूसरा इसका क्या महत्व है, तीसरा इसकी क्या चुनौतियां हैं, चौथा जो है इससे रिलेटेड कुछ केस, और फिर आपको अपना निष्कर्ष लिखना होता है मेंस में जब पूछता है। यह हमेशा पूछता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो 2 धाली तलवार है, यानी इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी होते हैं और कुछ नकारात्मक भी। चलिए हम लोग देखते हैं। ये फुटपाथ हमारा है जो हमने आपको ऊपर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पैदल यात्री होती हैं उनकी सुरक्षा, हेलमेट नियमों को लागू करने, गलत तरीके से गलत लेन में वाहन चलाने पर
अंकुश लगाने तथा चमकदार जो एलईडी हेडलाइट्स होता है, उन्हें अनाधिकृत जो हुटर होता है उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किया है। इसका कारण क्या है वो हमने आपको बता दिया। अभी जो है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें बोला गया है कि 2016 में जो सड़क दुर्घटना था वो 10.44% था महज, और 2023 में यह बढ़ के 20.4% हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं न्यायिक सक्रियता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, नागरिक के अधिकार की रक्षा करना और जो भी समाज में न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं जब कार्यपालिका अपने कार्यों में संवैधानिक तरीके से नहीं कर पाती है, विफल हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। तो इसमें मेंस में आपको यही पूछता है दो धारी तलवार कैसे, यानी इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व है पहला कि यह व्यक्तिगत अधिकार की सुरक्षा करता है। जैसे विशाखा मामला 1997 में बोला गया जितने भी कार्यस्थल हैं वहाँ पे विशाखा गाइडलाइन को जारी किया जाएगा ताकि महिलाओं को यौन शोषण से सुरक्षित किया जा सके। कानून के शासन को बढ़ावा मिलता है। सरकार जो है जो कानून बनाती है संसद उसी के सीमा में रहकर यह कार्य करती है। फिर लोकतंत्र को मजबूती मिलता है। इससे क्या होता है, सरकार का जो निरंकुश शासन न हो जाए उस पे जो है अंकुश लगता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में जवाबदेही आती है। पारदर्शिता को बढ़ावा का मौका मिलता है। जैसे 143 उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के द्वारा आर्टिकल 143 के संदर्भ में जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे धनखड़ जी, उन्होंने यही स्टेटमेंट कहा था कि इसको सुपर कैबिनेट बना दिया है। मनमानी तरीके से न्यायपालिका अपना निर्णय लेती है। जब तमिलनाडु के राज्यपाल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया था आर्टिकल 200 के तहत कि अगर कोई विधानसभा है कानून को पारित करती है, उसके राज्यपाल के पास भेजती है, जब तक राज्यपाल साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होता है, या तो उसको मंजूरी दे दे, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटाए, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। तो ये वाला जो हमेशा विवादित रहता है क्योंकि इसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य पे अपना नियंत्रण स्थापित करती है, स्पेशली उन राज्यों में जहां उनका शासन नहीं होता है, ऐसा आरोप लगते रहा है। तो इसी संदर्भ में जो है वो राष्ट्रपति को ये बोला गया कि आप इसे 3 माह के अंदर पारित करिए। तो इससे देखिए लोकतंत्र को मजबूती मिलता है। अगला है कि सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। तो ये आप पॉइंट मेंस में लिख सकते हैं। इसके कुछ केस थे जैसे केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी वाद, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेस भारत संघ, जिसमें बोला गया था लेस्बियन को भी मान्यता दिया गया था। अब देखिए इससे चुनौती की क्या है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उससे, इससे जो हमारा शक्ति पृथक्करण है वो कमजोर होता है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और तीनों के अपने अपने कार्य हैं, तीनों अपने कार्यों से स्वतंत्र होती है। तो ऐसे में अगर न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है तो जो संवैधानिक हमारा प्रावधान है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उसको कहीं ना कहीं हतोत्साहित करता है। दूसरा है न्याय वितरण में विलंब होता है। अगर न्यायपालिका अपने कार्यों को छोड़कर कार्यपालिका और विधायिका का कार्य करेगी तो वो अपना कार्य कब करेगी। तीसरा है न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है। ऐसे ही न्यायपालिका के पास बहुत सारे मामले लंबित हैं और अगर यह कार्यपालिका का भी कार्य करने लगेगी तो न्याय में और भी विलंब हो जाता है, जवाबदेही का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि जनता जो होती है वो किसको चुनती है, जनता जो है वो विधायिका को चुनती है और विधायिका में से कार्यपालिका आती है। तो ऐसे में अगर न्यायपालिका अपना कोई निर्णय थोपती है तो जनता के प्रति कौन जिम्मेदार होता है, विधायिका या विधायिका होती है। तो ऐसे में न्यायपालिका के ऊपर किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं रहती है। 5वां है विशेषज्ञता का अभाव। न्यायपालिका को क्या पता कि किस परिस्थिति में वो स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उनको विशेषज्ञता नहीं है उस संदर्भ में। फिर जनता का विश्वास लोकतंत्र पे या सरकार से कम होगा, तो यह भी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। तो ये एक सीमाएं थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे जुडिशियल रिव्यू, एक हम लास्ट में एक पेज ऐड कर दिए हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, डिजिटल ओवररीच क्या होता है। आज का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी न्यूज अभी लगातार चल रहा है
कि जो जहरीली कफ सिरप है उस बनाने वाली कंपनी को, फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। मतलब ऐसा देखा गया है, जो कोल्ड ड्रिफ नाम क्या है सिरप का, कोल्ड ड्रिफ, और कोल्ड ड्रिफ के सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 21, राजस्थान में 4, इवन देश के विभिन्न भागों में, इवन देश ही नहीं, ये कोल्ड ड्रिफ सिरप को जो है वो विदेश में भी निर्यात किया गया था। तो वहाँ भी इस कोल्ड ड्रिफ जो कफ सिरप है उसके पीने से बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तो अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि ये कफ सिरप जो कोल्ड ड्रिफ है उसमें क्या ऐसा था जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई, कोल्ड ड्रिफ बनाता कौन है, और अभी WHO और सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी किया है, और स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ें जो स्टैटिक पोर्शन में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि ऊपर कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मृत्यु हो गई है, कि इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है एडवाइजरी जारी किया गया है। जो कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप है उसकी उत्पादन कंपनी श्रीशन कंपनी थी। इसकी इकाई कांचीपुरम तमिलनाडु में था, जिसको अभी बंद कर दिया गया है। ये जो केमिकल है डाईइथाइल ग्लाइकॉल, यही इसमें पाया गया था, और इसके बाद बहुत सारे राज्यों ने इस पर प्रतिबंध कर दिया है, जैसे दिल्ली, झारखंड और आपका उत्तर प्रदेश। अब देखिए जो डाईइथिलीन ग्लाइकॉल है वो है क्या। जो डाईइथिलीन ग्लाइकॉल है एक्चुअली इसका जो उपयोग इंडस्ट्री में होता है सॉल्वेंट या एंटीफ्रीज के रूप में, जैसे नाखून पॉलिश हो गया या कॉस्मेटिक का जो सामान होता है उसमें, जो रूम का पेंट करते हैं उसमें। अब सोचिए इसका उपयोग बच्चों के दवा में कर दिया गया। तो इसमें बोला गया है कि इसका यूज जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी बन रही है ताकि उनका जो लागत कॉस्ट है वो कम आ जाए, बट इसका चेक करने वाला कोई नहीं था। ये एक बड़ी चुनौतियां थी। इसका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के उपयोग के लिए नहीं किया गया था, तो जैसे हमने बताया इसकी लागत कम हो जाती है। अगर आप देखेंगे डाईइथाइल ग्लाइकॉल, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है मानव स्वास्थ्य पे, ये आपको पीटी में पूछ सकता है। एक तो यही पूछ देगा क्या पाया गया, तो डाईइथाइल ग्लाइकॉल ये PCS के लिए हो जाता है, और UPSC के लिए आपका ये ओवरऑल हो जाता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे किडनी फेल्योर हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल फेटल यानी ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, लीवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है, या कई बार ये फेटल यानी मृत्यु हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस कफ सिरप को पीने से बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इसमें एक WHO का एक आंकड़ा है कि जो 1 मिलीलीटर पर kg से अधिक अगर इसमें हो जाता है तो ये पॉइजन के रूप में हो जाता है। अब देखिए कि स्वास्थ्य जो है वो किसका, स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का है, संवर्ती सूची का है, या केंद्र सूची का विषय है। एक्चुअली राज्य जो है, ये स्वास्थ्य जो होता है वो बहुत तरह का स्वास्थ्य होता है। कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें राज्य सूची में आती हैं, स्पेशली जो पब्लिक हेल्थ होता है, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, ये दो चीज़ जो होता है वो राज्य सूची का विषय है। जैसे आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, अनुसूची 7 में 3 तरह के विषय की बात की गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, और एक अतिरिक्त सूची होता है जिसको आप अपशिष्ट सूची कहते हैं। जो राज्य सूची होता है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जो केंद्र सूची होता है उस पर केंद्र सरकार, जो संवर्ती सूची होता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होता है। अब देखिए जो ड्रग्स आता है या पॉइजन आता है, जो फैमिली कंट्रोल आता है, ये सारे संवर्ती सूची में आते हैं। साथ ही जो इन्फेक्टेड बीमारी होती है जैसे फॉर कोविड-19 टाइप, या पशु में कोई मौत मतलब खुरपक्का मुंहपक्का रोग, इस तरह से कोई संक्रमित बीमारी आती है तो वो संवर्ती सूची में आता है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल 3 में आता है। तो ये आप पॉइंट जरूर याद रखिएगा। फिर डाईइथाइल ग्लाइकॉल हमने देख ही लिया। फिर इसके लिए जो है वो एक रेगुलेटरी मेजर बोला गया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि आप इस तरह की चीज़ों को नहीं कहें। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है और WHO के द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ था। अगला जो न्यूज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए, FTA। तो आपको पता होना चाहिए FTA क्या होता है, इसका क्या लाभ है, अभी तक हमने किन देशों के साथ FTA किया है, और ब्रिटेन के साथ जो हम FTA कर रहे हैं तो इसका क्या
हमारे को लाभ होगा, यानी भारत को इसमें क्या लाभ होगा। तो इसमें यही बोला गया है कि 125 जो सदस्य प्रतिमंडल होते हैं उसके साथ ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है इनका क्या नाम है, कीयर स्टारमर, वो जो है वो मुंबई पहुंचे हैं और यहाँ पे FTA पे साइन हुआ है। और इससे पहले हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे साइन किया था जुलाई में। तो ये आपका ये था FTA से क्या हमारे को फायदा होगा। तो FTA जनरली होता क्या है, इससे जब हम कोई व्यापार करते हैं, जो ब्रिटेन के साथ हम किए हैं उसमें 3 चीजें हैं स्पेशली। ब्रिटेन के साथ जो हम FTA किए हैं उसके 3 चीज हैं। एक तो ये तो सबके साथ होता है, जो हमारा निर्यात शुल्क होता है या आयात शुल्क होता है, या तो मिनिमम होता है या तो 0 होता है। दूसरा, हमने ये पहला ऐसा देश है जिसके साथ हम निवेश भी FTA में शामिल किए हैं। और तीसरा, इससे हमारी बाजार पहुंच सुनिश्चित होगी। अगर हम ब्रिटेन के साथ व्यापार संबंध को देखें तो 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो द्विपक्षीय व्यापार करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और वर्तमान में ब्रिटेन जो है वो 16वां सबसे बड़ा हमारा साझेदार देश है। अब देखिए FTA का क्या लाभ होगा। तो इससे जो शून्य शुल्क बाजार पहुंच हो जाएगी, जिससे हमारा जो ये सिर्फ वस्तु के लिए ही नहीं होता बल्कि सेवा के लिए भी होता है। तो इससे 99% जो भारतीय निर्यात है वो हम ब्रिटेन को कर पाएंगे और 90% जो ब्रिटिश उत्पाद होगा उसके शुल्क में कटौती करेगा कौन, भारत। इससे जो पहला लाभ होगा, हमारे जो पेशेवर होते हैं उनका आवागमन सुनिश्चित हो जाएगा, चाहे वो निवेशक हो चाहे वो सांस्कृतिक पेशेवर में जैसे वह संगीतकार हुए, योग प्रशिक्षक हुए। तो इससे क्या होगा, एक रोजगार का सृजन होगा। दूसरा है अन्य पेशेवर या जिसको आप स्वतंत्र पेशेवर कहते हैं, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो उनको भी विदेश में नौकरी करने का एक मौका मिलेगा। क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत बड़ा जो है अभी चर्चा में रहा था, जो आपने देखा होगा वेब्स कार्यक्रम PT के टाइम पढ़े होंगे, जिसमें यह था कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है उसको आप क्रिएटर इकोनॉमी कहते हैं। और ब्रिटेन जो है बोला है कि यहाँ पे भारत में आके वो मूवी बनाएगा। तो सोच सकते हैं इससे कितना रोजगार का सृजन होगा और हमारी अर्थव्यवस्था जो हम 3rd पायदान पे पहुँच गए हैं या 2047 तक विकसित भारत बनना चाहते हैं उसमें भी ये योगदान दे सकता है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में हमको लाभ होगा, क्योंकि 95 से ज़्यादा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात शुल्क जो होगा 0 होगा। तो इससे हमारा जो प्रोसेस्ड फूड है उसके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है जो हमारा हाई वैरायटी क्रॉप है। हाई वैरायटी क्रॉप का मतलब हो गया जिसको हमको उपजाने में लागत कम लगता है लेकिन हमको कीमत ज़्यादा मिलता है। तो इससे किसान की आय में काफ़ी वृद्धि होगी और कृषिगत वस्तु के निर्यात में भी वृद्धि होगा, जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गया, रेडी टू ईट जैसे जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए मखाना का आप क्या कर सकते हैं, डस्ट बना के रख सकते हैं, दूध में डालो खीर बन गया। तो इस तरह का जो है आप रेडी टू ईट जैसे खाद्य पदार्थ की निर्यात में भी काफ़ी वृद्धि होगा। अगला है मत्स्य पालन में भी इससे वृद्धि होगा, क्योंकि समुद्री उत्पाद का जो बाहरी देश होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मांग रहता है। तो स्पेशली जो तटीय क्षेत्र वाले स्टेट हैं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो ऐसे जो वहाँ के जो समुद्री उत्पाद को उत्पादन करते हैं उनके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। पशुपालन, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह में भी हमको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। उद्योग में स्पेशली जो श्रम प्रधान उद्योग होता है, जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, इससे क्या होगा कि जो वस्त्र उद्योग है उसके टैरिफ में कमी आएगा, तो वहाँ के लोगों की मांग में वृद्धि होगा। जैसे ही कीमत कम होगा तो क्या होगा, मांग जो है अधिक होगा, और मांग अधिक होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका उत्पादन अधिक होगा। और साथ ही क्या होगा, इसका फ़ायदा जो बांग्लादेश है या पाकिस्तान है जो वस्त्र उत्पादन करती है, तो उससे जो हमारा प्रतिस्पर्धा होता है वो भी कम हो जाएगा। तो 2 स्तर पे इससे हमको कपड़ा उद्योग को लाभ होगा। एक तो हमारी कीमत कम हो जाएगी, और दूसरा जो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है बांग्लादेश और पाकिस्तान से, वो भी कम हो जाएगा। तो हमारे जो वस्त्र जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका डिमांड होगा और बिकेगी। हमारा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को भी इससे काफ़ी लाभ होगा।
अब देखिए सेवा में तो ऐसे ही हम काफ़ी आगे हैं और ये एफटीए के माध्यम से हमारा शेरा निर्यात और भी बढ़ जाएगा और वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उससे भी निपटने में सहायता होगा। कैसे? बाजार विविधीकरण। अभी देखते होंगे अमेरिका हर चीज़ पे टैरिफ बढ़ाते जा रहा है, तो ऐसे में भारत को एक वैकल्पिक बाजार की पहुंच सुनिश्चित होना चाहिए। तो इसके लिए जो है वो ब्रिटेन एक अच्छा गंतव्य बन सकता है। तो ये ओवरऑल है, कुछ चुनौतियां भी होंगी जिसको हम लोग आगे फिर आएगा तो देखेंगे। अब देखिए अभी एक ये काफ़ी न्यूज़ चर्चा में है, एटीएम से निकलेगा राशन का पीडीएस, दुकान जाने का झंझट खत्म। मतलब इसमें ये बोल रहा है अभी जो है मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। बार्सिलोना वाला मोबाइल कांग्रेस नहीं, ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस है जिसका 9वां संस्करण का आयोजन किया गया है। और यहीं पे एक कंपनी है जिसने एटीएम से जो है वो आप राशन कार्ड ले सकते हैं। तो ऐसा उसने रोबोट आधारित एक मशीन को लॉन्च किया है और साथ ही वही कंपनी जो रेलवे की सुरक्षा है उसके देखरेख के लिए भी एक रोबोट का उद्घाटन किया है यहाँ पे। तो हम लोग ओवरऑल देखते हैं मोबाइल इंडिया कांग्रेस का 91वां संस्करण था, इसका उद्घाटन किसने किया और कौन सी कंपनी है जो एटीएम से राशन निकालने के लिए आपको मौका देगी। तो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का ये 9वां संस्करण था जिसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और यहाँ पे बोला गया है कि 2G से 6G की तरफ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा मोबाइल है वो बढ़ते जा रहा है, यानी मोबाइल क्रांति की तरफ हम हैं। दूसरी बात की जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है वो 2014 की तुलना में 6 गुना वृद्धि हुआ है और मोबाइल निर्माण में भारत का सेकंड स्थान है। ये बीपीएससी पीटी में कई बार पूछता है, 67th में भी पूछा था और 70वीं में भी पूछा था। अनाज एटीएम का उद्घाटन किया है, कंपनी का नाम है एरिक्स कंपनी, उसने जो है ये मोबाइल इसका उद्घाटन किया है। तो अब हम देखते हैं कि जो एरिक्सन कंपनी है वो एटीएम अनाज का उद्घाटन किया। इसका क्या लाभ होगा? इसका लाभ ये है कि ये बायोमेट्रिक से एक्चुअली जुड़ा होगा। तो आप कहीं भी हैं देश के किसी भी कोने में तो आप अनाज ले सकते हैं जो आपको पीडीएस के माध्यम से मिलता है। एक मशीन की क्षमता 500 केजी तक होगी। ये रेलवे की सुरक्षा करेगा। ये रोबोट के माध्यम से प्रत्येक कोच का रियल टाइम में क्या डेटा है उसको अधिकारियों को भेजेगा। तो इससे इसका मॉनिटरिंग सही से हो सकेगा, क्योंकि अभी ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा जो है महिलाओं की सुरक्षा और साथ ही आतंकवादी या कई बार मादक पदार्थ की तस्करी जैसे चीज़ें सामने उभर कर आ रही हैं। तो ये काफ़ी चुनौती है। अगला और लास्ट है हम लोग का आज का क्वेश्चन, हवाई जहाज से मतलब पूरे देश का आम नागरिक। एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ये आप फिगर देख सकते हैं, नवी मुंबई हवाई अड्डा का अवलोकन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसका क्या महत्व बोला गया है कि किसान और जो लघु उद्योग हैं सीधे यूरोप के बाजार से जुड़ जाएंगे और मुंबई को बनाया जाएगा एशिया का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी हब। तो ये 2 लाभ होंगे इसके। ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं इसको कि इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और जैसा आपको हमने बता दिया ऊपर ही कि यह एशिया का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी हब बनेगा। और इससे क्या होगा? कनेक्टिविटी हब बनेगा तो यूरोप से ये सीधा जुड़ जाएगा, स्पेशली कृषि प्रोडक्ट, जैसे अभी ब्रिटेन के साथ हमने एफटीए किया है। और साथ ही जो लघु उद्योग के जो प्रोडक्ट होंगे उसका सीधा हम निर्यात कर सकते हैं, जिससे जो हमारा एमएसएमई और कृषि प्रोडक्ट है उसके उत्पादकता को भी बढ़ावा मिलेगा और किसान की आय को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर आप इस पोर्ट के बारे में देखिए, पोर्ट नहीं एयरपोर्ट, एक्चुअली ग्रीन फील्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये है। इसको पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें गवर्नमेंट यानी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और ये अडानी ग्रुप्स के साथ मिलकर इसको विकसित किया गया है। और इसका जो वास्तु है, इसका जो डिज़ाइन तैयार किया है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल से जुड़ा हुआ है। और यह देश का पहला जो है एयरपोर्ट है जो वाटर टैक्सी से जुड़ा है। ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी काफ़ी सारी विशेषता, ये सारी विशेषता को ध्यान दीजिएगा। एशिया का ये कनेक्टिविटी हब के रूप में होगा। ये बाजार से सीधा हम ऐड हो जाएंगे। इसको पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है और यह इको फ्रेंडली है। स्पेशली जो है इसको वाटर टैक्सी से जुड़ने वाला ये पहला एयरपोर्ट है।
तो ये था आपका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आज का अंतिम न्यूज़ था। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में इसको शेयर भी करिए। और अगर आपको इसका PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।